Student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Now we are going to start next topic of the subject public interest litigation, legal aid and paralegal services. And question is, what is permanent लोक अदालत? परमानेंट लोक अदालत क्या होती है, इसको आप यहाँ पे समझेंगे. आपने लोक अदालत को समझा. लोक अदालत एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पे दोनों पार्टीज़ के बीच अगर कोई दो पार्टीज़ के बीच में अगर डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट को थ्रू कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट के थ्रू सॉल्व किया जाता है. डिसीजन वहाँ पे लोक अदालत के थ्रू दिया जाता है. दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद, दोनों पार्टीज़ को हेयर करने के बाद, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड देने के बाद दोनों पार्टीज़ की कंसेंट के साथ जो है वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट जो है करवा दी जाती है. उसको हम लोक अदालत बोलते हैं. इसके अलावा आपने वहाँ पे लोक अदालत की कॉम्पोजिशन पढ़ी, आपने लोक अदालत की वर्किंग पढ़ी. एक आपका पार्ट यहाँ पे रह गया है, उसको मैं ज़रा आपको बता देता हूँ. ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द लोक अदालत. तो लोक अदालत की ज्यूरिसडिक्शन, ऐसे कौन कौन से केसेस जो है लोक अदालत के पास आ सकते हैं. तो सेक्शन 19 क्लॉज 5 ये बोलता है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1970 का, ऐसे केस के कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट जो लोक अदालत करा सकती है विच आर पेंडिंग इन द लोक अदालत, जो कि लोक अदालत में पेंडिंग है, और विच कम्स इन द जुरिसडिक्शन ऑफ द लोक अदालत एंड नॉट प्लेस्ड बिफोर द. ऐसे केसेस जो कि लोक अदालत में डायरेक्ट डाले जाते हैं, उसके जुरिसडिक्शन में आ जाते हैं, जो कि कोर्ट में, ऐसे मैटर जो कि कोर्ट में ना ले जाके आप सीधे लोक अदालत में ले जाते हो, वहाँ पे लोक अदालत की जुरिसडिक्शन आ जाती है. और ऐसे मैटर जो कि लोक अदालत में पेंडिंग पड़े हुए उन सभी मैटर से रिलेटेड जुरिसडिक्शन जो है लोक अदालत के पास ही होती है और लोक अदालत इन केसेस को सुन सकती है. ये जुरिसडिक्शन की बात यहाँ पे है. State of Kerala vs. Ernakulam District Legal Service Authority, it has been stated by the Kerala High Court that no efforts for the settlement can be made by the Lok Adalat in such cases which are not compromised under the law. ऐसे केसेस जिनका कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है वो केसेस जो है लोक अदालत की जुरिसडिक्शन के अंडर नहीं आते हैं. इसके अलावा अगर हम क्रिमिनल केसेस की बात करें तो सीआरपीसी में साफ बताया हुआ 320 सेक्शन में 320 में वो सारे केसेस बताए हैं जिनका कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, और लोक अदालत की जुरिसडिक्शन में वही केसेस आते हैं, वही क्रिमिनल केसेस आते हैं जिनका कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है. सेक्शन 320 में ऐसे केसेस भी बताए गए जिनका कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता, जैसे मर्डर का केस, रेप का केस, अडल्ट्री का केसेस. ऐसे केसेस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है, तो ऐसे केस लोक अदालत की जुरिसडिक्शन के अंडर नहीं आते हैं. ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे. अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम. परमानेंट लोक अदालत क्या होती है? तो परमानेंट लोक अदालत, देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ परमानेंट लोक अदालत इज अ न्यू कंसेप्ट सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बाय द कॉम्प्रोमाइज़. तो कॉम्प्रोमाइज़ ही होता है इन कोर्ट्स में, लेकिन ये एक न्यू कंसेप्ट है. इट इज़ एडेड इन द लीगल सर्विस अथॉरिटी 1987 बाय द लीगल सर्विस अथॉरिटी अमेंडमेंट एक्ट 2002. तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंडर इसके प्रोविज़न नहीं थे. लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 2002 में अमेंडमेंट की गई और वहाँ पे परमानेंट लोक अदालत का कंसेप्ट वहाँ पे आया. एक्चुअली इट इज़ यूनिक प्लेटफॉर्म टू सेटल द डिस्प्यूटेड केस ऑफ द पब्लिक यूटिलिटी सर्विस बाय द कॉम्प्रोमाइज़र. तो परमानेंट लोक अदालत में ऐसे केसेस के कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं जो कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से रिलेटेड हों. अब मान लीजिए एक पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट अगर आप में और किसी पर्सन में हो जाता है, या किसी विभाग या ऑर्गेन या किसी सर्विस प्रोवाइडर के बीच में हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप लोक अदालत के पास जा सकते हैं उस केस की कॉम्प्रोमाइज़ के लिए. अब इससे पहले कि आप परमानेंट लोक अदालत को समझें, आपको यहाँ पे समझना होगा कि ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज क्या होती है. देखिए, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज क्या है. तो here it will be also proper to mention public utility services following are the considered the public utility services in the section 22 part B of the act. ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, जितने भी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज होती हैं, कैरेज ऑफ द पैसेंजर होता है, गुड्स बाय एयर, रोड एंड वाटर. तो जिस तरीके से आपकी चीज़ें जो है कैरेज के थ्रू आती हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो भी होते हैं, ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में आ जाती हैं. इसके अलावा पब्लिक यूटिलिटी सर्विस ऐसी सर्विस भी होती हैं जिनको आप बंद नहीं कर सकते हैं, या इनके बिना लोग रह नहीं सकते हैं, उनका काम नहीं चलेगा. इसके अलावा पोस्टल सर्विसेज, टेलीग्राफ, टेलीफोनिक सर्विस जो होते हैं, ये भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में आती हैं. सप्लाई ऑफ वाटर, लाइट ऑफ और वाटर ऑफ द पब्लिसिटी पब्लिक बाय एनी इस्टेब्लिशमेंट, सिस्टम ऑफ पब्लिक कंजर्वेशन, साफ सफाई की समस्या, ये भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में आती हैं. सर्विसेज ऑफ द हॉस्पिटल की सर्विसेज, डिस्पेंसरी की सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विस, ये भी सारी जो है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में आते हैं. इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट किसी भी सर्विस को जो है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में डाल सकती हैं इस चैप्टर के पर्पस के लिए. तो अब देखिए यहाँ पे कि परमानेंट लोक अदालत इसलिए इस्टेब्लिश होती है कि अगर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से रिलेटेड कोई मैटर है, मान लीजिए टेलीफोन सर्विसेज से रिलेटेड, सप्लाई ऑफ वाटर, लाइट,
सप्लाइड पब्लिक कंजर्वेंसी या सैनिटेशन से रिलेटेड, हॉस्पिटल सर्विसेज से रिलेटेड या डिस्पेंसरी से रिलेटेड या ट्रांसपोर्ट सर्विस से रिलेटेड से अगर कोई डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट को आप परमानेंट और लोक अदालतों में जाके उसका कॉम्प्रोमाइज या सेटलमेंट जो है करवा सकते हैं। यही परमानेंट लोक अदालत का जो है यहाँ पे काम है। देखिए, परमानेंट लोक अदालत इज़ नॉट अ कोर्ट, द एक्टिविटीज़ एंड द पावर ऑफ द परमानेंट लोक अदालत आर नॉट को एग्जिस्टेंसिव टू द कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल। तो ये एक कोर्ट नहीं है, ये को एग्जिस्टेंट लाइक कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल है। कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप द परमानेंट लोक अदालत। तो अब परमानेंट लोक अदालत जो है इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बताया, जैसे लोक अदालत का आपने कॉन्स्टिट्यूशन देखा कि वहाँ पे एक जुडिशल ऑफिसर होता है और अदर मेंबर्स होते हैं। परमानेंट लोक अदालत एक डिफरेंट सेटअप है और यहाँ पे इसका भी कॉम्पोजिशन जो है बताया गया है। तो चैप्टर 6A द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 प्रोवाइड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ परमानेंट लोक अदालत। अकॉर्डिंग टू इट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ परमानेंट लोक अदालत इज कंप्राइज्ड विद द फॉलोअर्स। इसमें एक चेयरमैन होता है, टू अदर मेंबर्स होते हैं। चेयरमैन कौन होगा? हु हैव एट द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज और अपर डिस्ट्रिक्ट जज। तो चेयरमैन कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट जज जो होगा वो, या फिर उसकी उस ऊपर की पोस्ट का कोई भी पर्सन जो होगा, जज जो होगा, उसको चेयरमैन यहाँ पे माना जाएगा। टू अदर मेंबर जो यहाँ पे होंगे हैव एडुकेट एक्सपीरियंस ऑफ द पब्लिक सर्विस, जिनको पब्लिक सर्विस से रिलेटेड अच्छी खासी नॉलेज होगी वो यहाँ पे मेंबर होंगे। सेटअप कॉन्स्टिट्यूशन परमानेंट लोक अदालत विल बी डन बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड द कंडीशन ऑफ सर्विसेज विल आल्सो बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो कॉम्पोजिशन जो होगा, कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा परमानेंट लोक अदालत का, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो है डिसाइड कर सकते हैं, इसकी कंडीशन और सर्विस डिसाइड कर सकते हैं। आगे बट पब्लिक यूटिलिटी सर्विस ये तो आपने देख लिया कि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, पोस्टल टेलीग्राफ टेलीफोन सर्विसेज, सप्लाई ऑफ वाटर लाइट एंड वाटर सर्विसेज, पब्लिक सैनिटेशंस, हॉस्पिटल डिस्पेंसरी सर्विस, इंश्योरेंस सर्विसेज, ये सारे मैटर जो है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में आते हैं। और इनसे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट अगर हो जाता है तो आप उसको परमानेंट लोक अदालत में जाके वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ जो है इसका करा सकते हैं। इट मीन्स कि इंश्योरेंस, आप मान लीजिए आपने इंश्योरेंस करवाया हुआ है और इंश्योरेंस का आप कंपनी इंश्योरेंस का पैसा पे नहीं कर रही है तो डिस्प्यूट क्रिएट हो गया और ये डिस्प्यूट जो है आप लोक अदालत में लेके जा सकते हैं। तो केस भी है यहाँ पे मुलियन एलियास शर्ली Augustine versus Yadudas. It has been held by the Kerala High Court that the Lok Adalat can pass the award in the cases related to the right of the children. Right of children से related भी लोक अदालत जो है कोई भी ऑर्डर दे सकती है। द नेशनल इंश्योरेंस, देखिए इंश्योरेंस के केसेस सारे लोक अदालत के जुरिडिक्शन के अंडर आते हैं। जैसे आपने पढ़ा लिमिटेड वर्सेस विजय कुमार शर्मा। It has been held by the Jharkhand High Court that the claim for the compensation against the death of disease who was a passenger in the car which dashed against a standing truck, the इंश्योरेंस कंपनी कैन बी हेल्ड लाइबल एंड सच केसेस बी सेटल्ड बाय द लोक अदालत। तो इंश्योरेंस के जितने भी केसेस होंगे वो जो है परमानेंट लोक अदालत सुन सकती है, क्योंकि ये जो है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का मैटर जो है, इंश्योरेंस जो है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का मैटर आ जाता है। अब परमानेंट लोक अदालत का जुरिडिक्शन यहाँ पे देख लेते हैं। तो परमानेंट लोक अदालत का जुरिडिक्शन यहाँ पे सेक्शन 22 क्लॉज C ऑफ द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में बताया गया है। देखिए, परमानेंट लोक अदालत हैव द अथॉरिटी ऑफ हियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ केसेस विच आर इन द एम्बिट ऑफ द पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। सिंपल सी बात बोली है कि अगर कोई भी मामला पब्लिक यूटिलिटी सर्विस से रिलेटेड है तो उस केस को सुनने का और उसको सेटलमेंट करने का अधिकार जो लोक अदालत के पास है, यही जो है परमानेंट लोक अदालत का जुरिडिक्शन आ जाता है। बट परमानेंट लोक अदालत डू नॉट हैव अथॉरिटी फॉर द सेटलमेंट ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे केसेस वो सुन नहीं सकती है। एनी सच क्रिमिनल केसेस विच आर नॉट कॉम्प्रोमाइजेबल, ऐसे केसेस जिनका कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता है। ऐसे देखिए क्रिमिनल केसेस सेक्शन CRPC का आपने लोक अदालत में भी पढ़ा, उसका 320 सेक्शन जो है ये सब वहाँ पे बताता है कि कौन से केसेस हैं जिनका कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है और कौन से क्रिमिनल केसेस हैं जिनका कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। तो वहाँ पे ऐसे केसेस बताए गए हैं जिनका कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, उन्हीं केसेस को भी लोक अदालत यहाँ पे सुन सकती है। द केस इन विच द प्रॉपर्टी ऑफ द वैल्यू ऑफ मोर देन 10 लाख, तो अगर ऐसा केस है चाहे वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस से रिलेटेड ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी वैल्यू 10 लाख से ऊपर है तब वो इस केस को नहीं सुन सकते। इट मीन्स कि जो परमानेंट लोक अदालत के पास जो पावर है वो 10 लाख तक की वैल्यू के केस की वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के केस ही वो यहाँ पे सुन सकती है। तो देखिए यहाँ पे श्रीमती फूल कौर पर परमानेंट लोक अदालत गुड़गांव हरियाणा
पंजाब एंड हरियाणा, इट हैज़ बीन हेल्ड बाय द लोक अदालत हैज़ नो अथॉरिटी इशूइंग अवार्ड अलाउइंग डिक्लेरेशन ऑफ परमानेंट इंजेक्शन, किसी तरीके का परमानेंट इंजेक्शन जो है लोक अदालत नहीं दे सकती है। इसके अलावा रामलाल वसी, जम्मू कश्मीर स्टेट, AR 1999, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड द मैरिटल डिस्प्यूट कैन नॉट बी सेटल्ड ऑन द बेसिस ऑफ डाइवोर्स बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बाय द लोक अदालत। तो मैरिटल डिस्प्यूट, अगर कोई शादी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो वो परमानेंट लोक अदालत सॉल्व नहीं कर सकती, क्योंकि ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विस नहीं है। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस क्या है, ऊपर आपने सेक्शन में पढ़ लिया है। अब वर्किंग इसकी देखें तो वर्किंग ऑलमोस्ट इसकी सेम है लोक अदालत की तरह ही। बिफोर टेकिंग सच केस इन द कोर्ट एनी ऑफ द पार्टी कैन डू अपील कॉम्प्रोमाइज बिफोर द परमानेंट लोक अदालत। तो अगर केस अगर आप कोर्ट में जाने के बजाय अगर लोक अदालत में जाना चाहते हैं तो आपको लोक अदालत में एप्लीकेशन वहाँ परमानेंट लोक अदालत में आपको एप्लीकेशन वहाँ पे लगानी पड़ेगी। ऑन सच अपील द फॉलोइंग डायरेक्शन शैल बी गिवन बाय द परमानेंट लोक अदालत। द अपील अगर परमानेंट लोक अदालत एक्सेप्ट कर लेती है या परमानेंट लोक अदालत को लगता है कि ये केस जो उसकी जुरिडिक्शन के अंडर आता है तो वो फिर वो यहाँ पे कुछ डायरेक्शन यहाँ पे दे सकते हैं। तो प्रेजेंट रिटन स्टेटमेंट दोनों पार्टीज़ को अपनी रिटन अपना जवाब और अपना केस वहाँ पे फाइल करने के लिए बोलेंगे। टू मेंशन बेस एविडेंस, वहाँ पे अपने एविडेंस बताइए, रिलेटेड पॉइंट बताइए डिस्प्यूट के उस रिटन स्टेटमेंट में। टू प्रेजेंट एनी डॉक्यूमेंट एज एन एविडेंस, एविडेंस के जो भी एविडेंस आपके पास है, डॉक्यूमेंट एविडेंस है वो प्रोड्यूस करिए। एक्स्ट्रा स्टेटमेंट जो भी आपके पास है, फोटो स्टेट कॉपी जो है वो आप प्रोड्यूस करिए ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रेजेंट अदालत और अदर पार्टी टू द कैन डिफेंड। तो यहाँ पे लोक अदालत अगर एक बार परमानेंट लोक अदालत अगर किसी केस को एक्सेप्ट कर लेती है और उसके जुरिडिक्शन में वो केस आता है तो उस तरीके की डायरेक्शन वो देंगे कि दोनों पार्टीज को अपना अपने केस, उससे रिलेटेड एविडेंस, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, फोटो स्टेट कॉपीज जो है परमानेंट लोक अदालत में जमा करवाएं। आफ्टर इट द काउंसलेशन प्रोसीडिंग विल बी स्टार्टेड बिटवीन द पार्टीज बाय द, इसके बाद जो दोनों के बीच में काउंसलेशन स्टार्ट होगी, दोनों पार्टीज काउंसलेशन जो है परमानेंट लोक अदालत करवाएगी। It is handed over to लोक अदालत during such proceeding that the party should reach any justifiable conclusion in the amicable atmosphere and mindset of the parties and लोक अदालत will be independent and impartial। तो यहाँ पे अब परमानेंट लोक अदालत का क्या काम होगा कि दोनों पार्टीज़ के बीच में वो एक अच्छा माहौल बनाए, एक अच्छा माहौल बना के वहाँ पे जो है जस्टिस करें, दोनों पार्टीज़ का एक माइंड सेट करें और अदालत भी यहाँ पे इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल जो है यहाँ पे रहे। उसके बाद बोथ पार्टीज माइट प्रेजेंट एविडेंस इन देयर फेवर, दोनों पार्टीज अपने फेवर में एविडेंस प्रोड्यूस कर सकती हैं। इफ़ देयर इज एनी काउंसलेशन, उनके बीच में कोई काउंसलेशन होती है, मतलब दोनों को आमने सामने बिठा के उनके बीच में कोई काउंसलेशन करवाई जाती है, देन अवार्ड विल बी पास्ड बाय द परमानेंट लोक अदालत। उसके बाद काउंसलेशन के बाद दोनों पार्टीज अगर किसी कंक्लूजन पे आ जाती हैं तो एक अवार्ड जो है परमानेंट लोक अदालत दे देती है। सिग्नेचर ऑफ द बोथ पार्टीज विल बी टेकन एग्रीमेंट ऑफ काउंसलेशन, जो भी काउंसलेशन होती है और उनके बीच में जो भी एग्रीमेंट होता है जिसके बेसिस पे परमानेंट लोक अदालत जो है अपना अवार्ड देगी, उस पे जो है दोनों पार्टीज़ के सिग्नेचर वहाँ पे ले ली जाएंगे। इफ़ देयर इज नो काउंसलेशन बिटवीन द पार्टीज, दोनों पार्टीज़ के बीच में कोई काउंसलेशन नहीं होती है, किसी मुद्दे पे उनकी सहमति नहीं बनती है, देन सच केस विल बी सेटल्ड बाय द परमानेंट लोक अदालत प्रोवाइडेड दैट द केस इज़ नॉट रिलेटेड टू द क्राइम। तो परमानेंट लोक अदालत उसको डिसाइड कर सकती है लेकिन वो क्रिमिनल केस वहाँ पे नहीं होना चाहिए। बट द डिस्प्यूटेड क्वेश्चन इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल मैटर एंड फेस ऑफ फैक्ट्स ऑफ लॉ अंडर सेक्शन 22C8 विल नॉट बी डिसाइडेड ऑन द मेरिट बाय द परमानेंट लोक अदालत। अगर जहाँ पे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्रिएट हो जाता है पार्टीज़ के बीच में, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में यही बोला गया वैसे विजय कुमार को कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो परमानेंट लोक अदालत इस केस को डिसाइड नहीं कर सकती है। इसके अलावा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस कलकत्ता हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, इट हैज़ बीन पास्ड बाय द लोक अदालत owing to the reason that the लोक अदालत can settle the case only on the basis of compromise which requires the presence of the both party। तो both parties की presence वहाँ पे होनी चाहिए, दोनों के बीच में काउंसलेशन करवाई जाएगी, काउंसलेशन के बाद अगर वो उनकी किसी बात पे सेटलमेंट हो जाती है तब परमानेंट लोक अदालत यहाँ पे डिसीजन जो है दे सकती है। तो ये इनकी यहाँ पे वर्किंग है। तो प्रोसीजर ये क्या फॉलो करते हैं, तो परमानेंट लोक अदालत का जो प्रोसीजर है वो सेम है। जो इनका जो डिक्री होती है वो जो अवार्ड ये देते हैं ये भी लोक अदालत की तरह अवार्ड देते हैं, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था। तो इनका अवार्ड भी फाइनल होता है, दोनों पार्टीज़ पे बाइंडिंग होता है। ये सिविल कोर्ट की तरह डिक्री मानी जाती है। इट इज़ नॉट क्वेश्चनेबल, ये किसी भी कोर्ट में क्वेश्चनेबल नहीं है, इसकी अपील आगे नहीं हो सकती है। एग्जीक्यूशनेबल बाय द सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट इसकी एग्जीक्यूशन करवा सकती है। पास्ड बाय द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ लोक अदालत, और ये लोक अदालत के जितने भी मेंबर हैं उनकी मेजॉरिटी से ये डिसीजन होना चाहिए। प्रोसीजर जो है सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं कि जब भी लोक अदालत को परमानेंट लोक अदालत किसी केस को सुने, हेयरिंग करे उसकी,
तो लोक अदालत जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करेगी, मीन्स दोनों पार्टीज़ को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा, वो इम्पार्शियल रहेंगे, पक्षपात नहीं करेंगे, डू ऑब्जेक्टिव वर्क, सीधा ऑब्जेक्टिव वर्क करेंगे, फेयर प्ले वहाँ पे होना चाहिए, और प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जस्टिस गुड कंसाइंस के प्रिंसिपल वहाँ पे फॉलो किए जाने चाहिए। तो परमानेंट लोक अदालत इस सेगमेंट से अगर बात करें तो लोक अदालत आपके पास है। परमानेंट लोक अदालत जो है अमेंडमेंट के थ्रू जो है लीगल सर्विस अथॉरिटी में ऐड किया गया था। इसका मेन पर्पस क्या था कि जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज होती हैं उससे रिलेटेड अगर डिस्प्यूट हो जाते हैं तो उनको डायरेक्टली जो है परमानेंट लोक अदालत जो है सुन सकती है, और दोनों पार्टीज़ की कॉन्सल्टेशन के बाद जो कोई भी अवार्ड वहाँ पे दे सकती है। थैंक यू।